वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 110 है। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर 20 इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 110 तक पहुंच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस होगा इसमें नवंबर और दिसंबर की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। ठीक है, जितने भी सीरीज इसमें करंट अफेयर्स वाली चल रही है वो हम जनवरी से बैक पीछे की तरफ जा रहे हैं और फिर उसके बाद स्टार्ट कर देंगे फरवरी और मार्च वाली भी। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, 1 दिसंबर 2023 को जल इतिहास उत्सव कहाँ आयोजित हुआ? 1 दिसंबर 2023 को जल इतिहास उत्सव आयोजित हुआ है नई दिल्ली में। ठीक है, यानी दिल्ली में, ए है इसका आंसर। तो जल इतिहास उत्सव 2023 कब आयोजित हुआ? ये 1 दिसंबर 2023 को। कहाँ पर? दिल्ली के महरौली स्थित शमसी तालाब जहाज महल में। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। ठीक है, बाकी सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विस स्टडी चैनल को। तो जल इतिहास उत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर? दिल्ली में, याद रखिएगा। और जल इतिहास उत्सव का आयोजन राष्ट्रव्यापी अभियान जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 के सफल समापन का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। हाल ही में 24वें हॉर्नबिल फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? हॉर्नबिल फेस्टिवल ये नागालैंड में मनाया जाता है, तो डी होगा इसका आंसर। ठीक है, 24वां हॉर्नबिल फेस्टिवल था ये वर्ष 2023 में। 1 से 10 दिसंबर 2023 के मध्य मनाया गया। कहाँ पर? नागालैंड में। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया? भारतीय नौसेना दिवस, इंडियन नेवी डे, इंडियन नेवी डे मनाया गया 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर 2023 को। तो भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर 2023 को मनाया गया। हर साल ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। उपलक्ष्य में क्यों मनाया जाता है? वर्ष 1971 की लड़ाई में भारतीय नौसेना की पाकिस्तानी नौसेना पर विजय की स्मृति में। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। हाल ही में किस मंदिर को विश्व का 8वां अजूबा घोषित किया गया है? ठीक है, 8वां अजूबा या 8वां आश्चर्य घोषित किया गया है इसी मंदिर को। और ये मंदिर है अंकोर वाट मंदिर, कंबोडिया का। ठीक है, ये भगवान विष्णु को समर्पित एक मंदिर है, बी है इसका आंसर। तो अंकोर वाट मंदिर को कब शामिल किया गया दुनिया के 8वें अजूबे में या 8वें आश्चर्य के रूप में? नवंबर 2023 में। कहाँ पर है मंदिर? कंबोडिया में। और कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर जो है वो द्रविड़ शैली में बना हुआ है, जहाँ महाभारत और रामायण का वर्णन मिलता है। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया था सूर्यवर्मन द्वितीय ने 12वीं शताब्दी में। और मूल रूप से जो मंदिर है वो भगवान विष्णु को समर्पित है, लेकिन समय के साथ साथ ये मंदिर, ये हिंदू मंदिर एक बौद्ध मंदिर में परिवर्तित हो चुका है। इससे रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें, जैसे कि ये मंदिर जो है करीब 500 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। अंकोर वाट मंदिर अपनी शानदार वास्तुकला की वजह से वर्तमान में दुनिया का 8वां अजूबा है। अन्य 7 अजूबे या अन्य 7 आश्चर्य की बात अगर हम करें, उनके नाम देखें तो क्राइस्ट द रिडीमर की प्रतिमा जो है रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील की, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना चीन की। ठीक है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना यानी चीन की विशाल दीवार चीन की। ताजमहल भारत का आगरा में स्थित है। द रोमन कोलोजियम यह है इटली, रोम इटली में। और एक है माचू पिचू पेरू का, और पेट्रा जॉर्डन का। और 7वां है चिचेन मैक्सिको का। चिचेन यानी पिरामिड है एक तरह से ये। और 8वां भी हाल ही में कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर। तो हटाया क्या है फिर? एक हटाया होगा जब आया होगा नया, तो गीज़ा का पिरामिड हटाया है। ठीक है, उसकी जगह कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। हाल ही में किस दक्षिण एशियाई देश ने पहले समलैंगिक विवाह को पंजीकृत किया है? ठीक है, पंजीकृत कर दिया है, पहला विवाह है ये दोनों के दोनों समलैंगिक हैं। ठीक है, सुरेंद्र पांडे इनका नाम है और माया इनका नाम है, और ये नेपाल के हैं दोनों के दोनों। ए है इसका आंसर। तो दक्षिण एशिया में पहले समलैंगिक विवाह का पंजीकरण हुआ है। ठीक है, संबंधित देश कहाँ पर? नेपाल में। कब? नवंबर 2023 में। युगल का नाम क्या है? सुरेंद्र पांडे और माया।
और एशिया का अन्य देश जहां समलैंगिक विवाह को वैधिक मान्यता प्राप्त है वो है ताइवान। अगर भारत में इसकी स्थिति देखें, समलैंगिकता की स्थिति भारत में क्या है, भारत में समलैंगिकता क्या है, कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है समलैंगिकता को भारत में, यानी विधिक रूप से मान्यता प्राप्त है, लेकिन समलैंगिक विवाह को क्या कानूनी रूप से मान्य नहीं है भारत में। ठीक है, केवल समलैंगिकता ही विधिक रूप से मान्यता प्राप्त है, लेकिन समलैंगिक विवाह अभी तक भारत में विधिक रूप से मान्य नहीं है। पूरे विश्व में चलें तो समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है, वो है डेनमार्क। इतनी चीज याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। हाल ही में फोर्ब्स पत्रिका है अमेरिका की, उसने विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की है 2023 की। इसके संबंध में दो कथन है, यहाँ पर कौन सा इसमें सही होगा। इस सूची में यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेयर लेन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और इस सूची में भारत की 4 महिलाएं शामिल हैं। अमेरिका की फोर्ब्स पत्रिका 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी करती है। ठीक है, शीर्ष सबसे ज़्यादा प्रथम स्थान पर, जो शीर्ष स्थान पर महिला, उनका नाम है उर्सुला वॉन डेयर लेयन, जो कि यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष है। तो सही है पहला स्टेटमेंट, और भारत की इन 100 में से 4 महिलाएं शामिल हैं। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। 4 की जगह यहाँ 5 होता तो गलत हो जाता दूसरा वाला स्टेटमेंट। देखिए, विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2023 कब जारी की गई, 5 दिसंबर 2023 को। किसके द्वारा, अमेरिकी फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा। पहला, दूसरा और तीसरा स्थान देखें तो यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष है उर्सुला वॉन डेयर लेयन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, और यूरोपियन केंद्रीय बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीना लेगार्ड को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, और तीसरे स्थान पर है अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। भारत के परिदृश्य में आ जाइए, सूची में 4 महिलाएं शामिल हैं। निर्मला सीतारमन, केंद्रीय वित्त मंत्री, 32वां स्थान। ठीक है, और SCL टेक की अध्यक्ष रोशनी नाडार मल्होत्रा 60वें स्थान पर, और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पूर्व अध्यक्ष सोमा मंडल 70वां स्थान, और वाईकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शाह 76वां स्थान। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। 10 दिसंबर 2023 को विश्व भर में मानव अधिकार दिवस मनाया गया। आपको बताना है कि इस वर्ष का मुख्य विषय क्या था। वर्ष 2023 के मानव अधिकार दिवस का मुख्य विषय क्या था, सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय। ठीक है, सी है इसका आंसर। और भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, और भारत के राज्यों में राज्य मानव अधिकार आयोग है। ये भी याद रखिएगा, कल के टेस्ट में पढ़ा था, पॉलिटी के परसों के में। तो कब मनाया गया, 10 दिसंबर 2023 को। मुख्य विषय क्या है, सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय, यानी फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। देखिए, भारत में मानव अधिकारों की रक्षा हेतु मानव अधिकार अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का गठन किया गया था, और वर्तमान में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो अध्यक्ष हैं वो हैं अरुण कुमार मिश्रा। एक है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस, कब मनाया जाता है ये, यानी वैश्विक स्तर पर भ्रष्टाचार निरोध दिवस, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। ये दिसंबर में मनाया जाता है हर साल, 9 दिसंबर को। तो कब मनाया गया, 9 दिसंबर 2023 को। उद्देश्य क्या है इसका, विश्व भर में भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतु जागरूकता फैलाना, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 2023। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। दिसंबर 2023 में भारतीय मूल की उपन्यासकार मीरा चंद को किस देश के प्रतिष्ठित कला पुरस्कार कल्चरल मेडलियन से सम्मानित किया गया। कल्चरल मेडलियन, यह सम्मान है सिंगापुर का, तो सिंगापुर के सम्मान से इनको सम्मानित किया गया मीरा चंद को। डी है इसका आंसर। भारतीय मूल की उपन्यासकार मीरा चंद को सिंगापुर के प्रतिष्ठित कला पुरस्कार कल्चरल मेडलियन से सम्मानित किया गया। इन्हें यह सम्मान कलात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है, तो ये नाम याद रखिएगा। 10वां प्रश्न दो स्टेटमेंट वाला है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2023 का विषय है वेटलैंड रेस्टोरेशन। कौन सा इसमें सही है। देखिए, 23 का पूछ रहा है, 24 का भी मिल गया है। ठीक है, 24 का भी आ गया है, वो करा भी दिया टेस्ट में। तो ठीक है, 23 का ये वेटलैंड रेस्टोरेशन, और प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस पूरी दुनिया भर में मनाया जाता है। दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर।
तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस पहली बार 2 फरवरी 1997 को रामसर सम्मेलन के 16वें वर्ष पूरा होने पर मनाया गया था। यह दिवस वर्ष 1997 से हर साल मनाया जाता है। नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को बोलते हैं आर्द्रभूमि या वेटलैंड। थोड़ा और इसमें देखें जाने तो आर्द्रभूमि या वेटलैंड एक ऐसा स्थान है जहां पौधे और पशु प्रजातियों की घनी विविधता पाई जाती है और यह जैव विविधता से भी समृद्ध होता है। ये ऐसे भूमि क्षेत्र हैं जो हमेशा या मौसम में संतृप्त या जलमग्न रहते हैं। आर्द्रभूमि जल को प्रदूषण से मुक्त बनाती है। आर्द्रभूमि वह क्षेत्र है जो सालों भर आंशिक रूप से या पूर्णतः जल से भरा रहता है। भारत में आर्द्रभूमि ठंडे और शुष्क इलाकों से लेकर मध्य भारत के कटिबंधीय मानसूनी इलाकों तथा दक्षिण के नमी वाले इलाकों तक फैली हुई हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। 8 से 9 दिसंबर 2023 में दिव्यांगता पर 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 दिव्यांगता पर आयोजित हुआ है हरियाणा के गुरुग्राम में। ए है इसका आंसर। तो दिव्यांगता पर 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 8 से 9 दिसंबर 2023 तक हरियाणा के गुरुग्राम में आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन किया उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। 8 दिसंबर 2023 को नईम सैयद उर्फ जूनियर महमूद का निधन हो गया। कौन थे वो? ये कैरेक्टर आपने देखा होगा अधिकतर पुरानी फिल्मों में। इनका हाल ही में निधन हो गया और इनका नाम है नईम सैयद उर्फ जूनियर महमूद और ये अभिनेता थे। ठीक है। ए है इसका आंसर। 250 से अधिक फिल्मों में इन्होंने काम किया। तो उनकी फिल्मों में ब्रह्मचारी, कटी पतंग, हरे रामा हरे कृष्णा, आज का अर्जुन जैसी हिट फिल्में शामिल हैं और 4 दशक के अपने करियर में उन्होंने 7 भाषाओं में 250 से अधिक फिल्मों में काम किया। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा? यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी के द्वारा जारी किया गया और इसमें भारत 7वें स्थान पर रहा। देखिए पहला गलत है, दूसरा वाला सही है। जर्मन वॉच, ठीक है, 7वें स्थान पर है भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में। और न्यू क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया था। केवल दूसरा इसका आंसर सही होगा। तो यह जो सूचकांक है वो जर्मन वॉच और न्यू क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। पहला वाला गलत हो गया। इस सूचकांक को पहली बार वर्ष 2003 में जारी किया गया था और इस सूचकांक में भारत को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि गत वर्ष भारत 8वें स्थान पर था। इस सूचकांक में डेनमार्क शीर्ष स्थान पर है और शीर्ष में भी वह चौथे स्थान पर है, क्योंकि कोई भी देश शुरू के 3 शीर्ष स्थान नहीं जीत पाया, क्योंकि उन मानदंडों तक वो पहुंच ही नहीं पाया। कोई भी देश वो कई सालों से नहीं पहुंच पा रहा है। तो रिपोर्ट के अनुसार प्रथम 3 स्थानों पर कोई भी देश जगह नहीं बना सका। ठीक है। शीर्ष 3 स्थान जो हैं वो रिक्त हैं। रिक्त रखे जाने के कारण डेनमार्क शीर्ष पर है, लेकिन शीर्ष में वो चौथे स्थान पर है, क्योंकि पेरिस समझौता लागू होने के बाद भी किसी भी देश द्वारा जलवायु परिवर्तन के खतरनाक प्रभावों की रोकथाम हेतु पर्याप्त कदम उठाए ही नहीं गए। इसमें एस्टोनिया 5वें स्थान पर है, फिलीपींस 6ठे स्थान पर है। ठीक है। यानी पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, तीसरा दूसरा। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल माउंटेन डे। और इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत अभी हाल ही में पिछले साल से हुई है, यानी वर्ष 2023 से। तो दिसंबर में मनाया जाता है। दिसंबर में मनाया जाता है ये 11 दिसंबर को। बी है इसका आंसर। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाया गया कब? 11 दिसंबर 2023 को। मुख्य विषय थीम क्या थी? पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करना। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की गई 2023 में ही, पिछले साल ही। क्या उद्देश्य है इस दिवस का? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का पर्वतीय क्षेत्र के सतत विकास के महत्व पर प्रकाश डालना और पर्वतीय क्षेत्र के प्रति दायित्वों के लिए जागरूक करना। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। 5 दिसंबर 2023 को भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने किस राज्य में सड़कों की कनेक्टिविटी और लचीलेपन में सुधार हेतु 17 करोड़ 50 लाख डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किया है?
किस राज्य की सड़कें सुधरने वाली हैं? उत्तराखंड की तो अच्छी भली हैं। मध्य प्रदेश इसका आंसर है बी। देखिए 5 दिसंबर 2023 को भारत सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मध्य प्रदेश राज्य में सड़कों की कनेक्टिविटी और लचीलेपन में सुधार हेतु 17 करोड़ 50 लाख डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए। तो एमपी का नाम याद रखिएगा और एडीबी भारत। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार 2023 किस क्षेत्र में दिया गया है? देखिए फिजियोलॉजी पूछ ले या मेडिसिन पूछ ले या चिकित्सा पूछ ले या शरीर क्रिया विज्ञान पूछ ले, सभी एक है। किस क्षेत्र में दिया गया है ये? जेनेटिक इंजीनियरिंग में संशोधन के लिए नहीं, स्टेम सेल विकसित करने के लिए नहीं, विषाणु भोजी की खोज नहीं, मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी एमआरएनए के न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन के लिए। बी है इसका आंसर। किनको? 2 वैज्ञानिकों को। तो मेडिसिन या चिकित्सा या फिजियोलॉजी या शरीर क्रिया विज्ञान में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार कैटालिन कारिको और ड्रियो विस्मैन को मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी एमआरएनए के न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन पर उनके अभूतपूर्व कार्य के लिए दिया गया है। और एमआरएनए का अर्थ मैसेंजर आरएनए है, एक अणु जो डीएनए से आनुवांशिक जानकारी को कोशिका की प्रोटीन निर्माण मशीनरी तक ले जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। वर्तमान में विश्व में कौन सा देश कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? वर्तमान में भारत विश्व में कौन सा स्थान पर है? चीन है प्रथम स्थान पर। ठीक है, चाइना बी है इसका आंसर। तो चीन कोयले का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है। और कोयला जो है एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है जिसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। बाजार में 4 प्रकार के कोयले उपलब्ध हैं, एंथ्रेसाइट, विटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रेसाइट कोयला, क्योंकि कार्बन का परसेंटेज इसमें सबसे ज़्यादा होता है, 80 से 90%। चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर, अमेरिका तीसरे स्थान पर, ऑस्ट्रेलिया चौथे स्थान पर और इंडोनेशिया 5वें स्थान पर कोयला उत्पादक देश है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। दुनिया में फल और सब्जी के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? पहला पूछ ले तो चीन, और भारत की स्थिति यहाँ पर पूछिए तो दूसरी है। दूसरा मतलब ए हो गया इसका आंसर। देखिए भारत जो है चीन के बाद दुनिया में फलों और सब्जियों के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, यानी चीन हो गया इसमें प्रथम स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। वर्ष 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे प्रदूषित शहर था? बर्निहाट, कोलकाता, मेरठ या दिल्ली? वर्ष 2023 में मेघालय का बर्निहाट भारत का सबसे प्रदूषित शहर था। डी है इसका आंसर। तो वर्ष 2023 में भारत के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में मेघालय का बर्निहाट शीर्ष पर है। इसके बाद बिहार में बेगूसराय और उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा है। ठीक है, प्रदूषण का मतलब यहाँ पर केवल एयर क्वालिटी से नहीं है, ठीक है, सड़कों पर कचरा, सारे मानदंड मिलाकर। बाकी दिल्ली 7वें स्थान पर है। स्वतंत्र थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर यानी CREA की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली जो सर्दियों के दौरान अपने लगातार उच्च वायु प्रदूषण स्तर के लिए जाना जाता है, 8वें सबसे प्रदूषित शहरों के रूप में है। तो पहला बर्निहाट है, दूसरा बेगूसराय है और तीसरा है ग्रेटर नोएडा। 20 प्रश्न, अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास सूचकांक का संकेतक नहीं है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। 3 संकेतक इसमें होते हैं। एक होता है प्रति व्यक्ति आय, लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा, और चौथा है ज्ञान यानी लिटरेसी शिक्षा। तो जीवन प्रत्याशा है, शिक्षा है, प्रति व्यक्ति आय है, लैंगिक असमानता इसमें नहीं है। तो यही आंसर होगा बी। देखिए मानव विकास रिपोर्ट यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट मानव विकास सूचकांक के हिस्से के रूप में UNDP द्वारा जारी एक वार्षिक रिपोर्ट है। मानव विकास सूचकांक मानव विकास के 3 महत्वपूर्ण आयामों में औसत प्रदर्शन का अवलोकन करता है।
कौन कौन से हैं वो तीन? लंबा और स्वस्थ जीवन जीना यानी जीवन प्रत्याशा, ज्ञान यानी शिक्षा, और जीवन स्तर का वंशानुगत मानक यानी प्रति व्यक्ति आय। तो कौन सा मानदंड इसमें नहीं है? लैंगिक असमानता नहीं है। तो 20 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न, इस तरह के प्रश्न बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाएंगे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। धन्यवाद।